विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को समझने के लिए पहले प्रयोग से निकाले गए निष्कर्ष को मजबूती देने के लिए दूसरा प्रयोग भी किया गया। इस दूसरे प्रयोग को दो परिनालिकाओं की सहायता से किया गया। बच्चों, परिनालिकाएं कैसी बनाई जाती हैं? परिनालिका बनाने के लिए हम एक बेलनाकार पाइप लेते हैं जो कि विद्युत रोधी पदार्थ जैसे कि एस्बेस्टस या खड्डा या कार्बन का बना हुआ होता है। अब इस विद्युत रोधी पदार्थ में हम तांबे की तार को कई फेरों के रूप में लपेट देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तांबे की तार बिल्कुल स्प्रिंग की तरह लपेटे गए हैं और ये सारे फेरे एक दूसरे से पृथककृत हैं, आइसोलेटेड हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं इस परिनालिका में इसकी लंबाई अधिक है इसकी त्रिज्या की तुलना में, क्योंकि एक आदर्श परिनालिका वही होती है जिसकी लंबाई अधिक हो और उसकी त्रिज्या कम हो। इस प्रकार की संरचना को हम परिनालिका कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सोलेनॉइड के नाम से जाना जाता है। अब इस दूसरे प्रयोग में हमने दो परिनालिकाएं ली, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इन दोनों परिनालिकाओं में क्या अंतर है? इन दोनों परिनालिकाओं में एक की त्रिज्या कम है, मतलब एक पतली परिनालिका है, और दूसरी मोटी परिनालिका है, उसकी त्रिज्या अधिक है। और ये इस प्रकार है कि पतली वाली परिनालिका मोटी वाली परिनालिका के अंदर आसानी से गति कर सकती है, इसे उसके अंदर आसानी से चलाया जा सकता है। जो पतली वाली परिनालिका है जिसकी त्रिज्या कम है, उसमें हमने एक विद्युत परिपथ जोड़ा है। ये विद्युत परिपथ में क्या क्या है? एक बैटरी है जिसकी सहायता से हम धारा को प्रवाहित करेंगे, स्विच है जिसकी सहायता से हम धारा को स्टॉप कर सकते हैं और प्रवाहित कर सकते हैं, एक रियोस्टैट है जिसकी सहायता से हम इस परिपथ में धारा के मान को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ये वाली परिनालिका जिसमें विद्युत परिपथ जुड़ा हुआ है, इसे हम प्राथमिक परिनालिका कहेंगे। दूसरी वाली परिनालिका में हम देख सकते हैं बच्चों, एक धारामापी जोड़ा गया है। धारामापी क्या होता है? ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी परिपथ में हम धारा के मान और दिशा दोनों को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब यदि उस कुंडली में, उस परिनालिका में कोई धारा प्रवाहित होगी तो उसका विक्षेप किस में दिखेगा हमको? इस धारामापी में। अब प्रयोग कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहले इस प्राथमिक परिनालिका में स्विच को ऑन कर दिया गया। जैसे स्विच को ऑन किया गया, इस प्राथमिक परिनालिका में धारा प्रवाहित होने लगी। अब इस प्राथमिक परिनालिका को दूसरी परिनालिका के अंदर चलाया गया और जैसे उसको उसके अंदर चलाया गया, वहाँ जुड़े धारामापी में विक्षेप प्राप्त हुआ, डिफ्लेक्शन मिला। इसका मतलब निश्चित रूप से उस दूसरी परिनालिका में धारा प्रवाहित होने लगी है और ये धारा है प्रेरित धारा, क्योंकि वहाँ पर तो कोई भी विद्युत स्रोत जुड़ा नहीं है। इसका मतलब वो धारा कौन सी है? वो प्रेरित धारा है। अब जैसे ही इस प्राथमिक परिनालिका को उस द्वितीयक परिनालिका से बाहर निकाला गया, तभी भी उस धारामापी में विक्षेप प्राप्त हुआ, लेकिन ये विक्षेप पहले वाले विक्षेप की दिशा से विपरीत था, क्योंकि पहले अंदर ले जाया गया था तो एक दिशा में विक्षेप था, जब बाहर लाया गया तो विक्षेप दूसरी दिशा में था। अब इसको और कंफर्म करने के लिए तीसरे में हमने क्या किया? हम इस परिनालिका में धारा को प्रवाहित करके उस बड़ी परिनालिका के अंदर रख दिए। दूसरी परिनालिका के अंदर पहली वाली परिनालिका स्थिर थी। उस कंडीशन में धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं दिखाई दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया? इस परिनालिका को हम उस बड़ी वाली परिनालिका के अंदर रख के स्विच को ऑन किए। जैसे ही स्विच को ऑन किया गया, मतलब धारा पहली वाली प्राथमिक परिनालिका में प्रवाहित हुई, तो क्षणिक डिफ्लेक्शन, एकदम इंस्टेंट डिफ्लेक्शन हमको उस धारामापी में प्राप्त हुआ। एक दिशा में प्राप्त हुआ विक्षेप। अब जब हमने स्विच को ऑफ किया, तभी भी एक क्षणिक डिफ्लेक्शन विपरीत दिशा में उस धारामापी में प्राप्त हुआ। और यह भी देखा गया कि इस प्रयोग को धारा के मान को बढ़ा के किया गया, तब द्वितीयक कुंडली में जुड़े धारामापी में विक्षेप अधिक मिला, और जब धारा के मान को घटाकर किया गया प्राथमिक कुंडली में, तो द्वितीयक कुंडली से, द्वितीयक परिनालिका से जुड़े हुए धारामापी में विक्षेप का मान भी कम मिला।
जब प्राथमिक परिनालिका में धारा का मान अधिक था तो द्वितीयक कुंडली में धारामापी में विक्षेप भी अधिक था। जब प्राथमिक कुंडली में धारा का मान कम था तो द्वितीयक कुंडली में भी धारामापी में विक्षेप कम प्राप्त हुआ। ये सारे प्रयोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की पुष्टि के लिए किए गए थे। अब इनकी व्याख्या कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। जो भी अवलोकन विभिन्न प्रयोगों से प्राप्त हुआ उसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। जब हम किसी भी परिनालिका में धारा को प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका किसकी तरह व्यवहार करती है? एक दंड चुंबक, एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसमें दोनों सिरों में दो ध्रुव अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। इसका मतलब उस परिनालिका के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस चुंबकीय क्षेत्र में हम चुंबकीय बल रेखाओं की कल्पना कर सकते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं। अब पहली वाली परिनालिका में हमने धारा को प्रवाहित किया था तो इसमें बल रेखाएं इसके चारों तरफ उत्पन्न हो गई होंगी और जब ये बल रेखाएं द्वितीयक कुंडली से जुड़ रही हैं तो द्वितीयक कुंडली के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जब कुंडली पास आई तब चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि हुई, जब परिनालिका दूर गई तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी आई। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और इसी के कारण ही द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित हो रही है और उसी के कारण ही इस धारामापी में विक्षेप प्राप्त हो रहा है। और जब प्राथमिक कुंडली को द्वितीय कुंडली के अंदर स्थिर रख दिया गया था उस कंडीशन में कोई धारा प्राप्त नहीं हुई क्योंकि बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये हम कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पर विक्षेप शून्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रयोग से भी हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि किसी भी कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो उस कुंडली में प्रेरित विभव बल उत्पन्न हो जाता है और कुंडली यदि बंद परिपथ के रूप में होगी तो उस कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जुड़े दोनों प्रयोगों के निष्कर्ष समान थे, पर फिर भी इसको और मजबूती देने के लिए, इसको और बारीकी से पढ़ने के लिए तीसरा प्रयोग भी किया गया। और ये तीसरा प्रयोग कुछ इस प्रकार का है। इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पर एक पाइप है। ये पाइप किसी विद्युत रोधी पदार्थ की बनी हुई है, जैसे कि सिरामिक हो सकता है, एस्बेस्टस हो सकता है, कोई कागज़ का खड्डे का पाइप भी हो सकता है। इस प्रकार कोई विद्युत रोधी पदार्थ का ये बेलनाकार पाइप है और इसमें तांबे के दो तार के टुकड़े इस प्रकार लपेटे गए हैं। ये दोनों टुकड़े दो कुंडलियों का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो, ये पहली कुंडली और ये दूसरी कुंडली। ये दोनों ही तार एक ही पाइप में लपेटे गए हैं। जो पहली वाली कुंडली है उसके साथ हमने जोड़ा है एक बैटरी धारा को प्रवाहित करने के लिए, एक स्विच जिससे कि हम धारा को स्टॉप कर सकते हैं या प्रवाहित भी कर सकते हैं, और तीसरा जोड़ा है हमने एक धारा नियंत्रक, एक रियोस्टैट, जिसकी सहायता से धारा के मान को हम फिर बढ़ाएंगे भी और घटाएंगे भी। अब जो दूसरी कुंडली है इसमें हमने जोड़ा है धारामापी। यदि इसमें कोई धारा प्रवाहित हो तो इस धारामापी में विक्षेप प्राप्त होगा। आइए बच्चों अब प्रयोग करते हैं। यदि मैं इस प्राथमिक कुंडली में पहली वाली कुंडली जिसके साथ विद्युत परिपथ जुड़ा हुआ है, इस कुंडली में मैं स्विच को ऑन करती हूँ। स्विच को ऑन करते ही दूसरी कुंडली में जो धारामापी है उसमें क्षणिक विक्षेप प्राप्त हुआ। देखो, हम देख सकते हैं यहाँ पर एक क्षणिक विक्षेप प्राप्त हो रहा है। उसके बाद ये वापस अपनी जगह पे आ गया, मतलब विक्षेप शून्य हो गया। फिर इस कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही थी इसको मैं ऑफ करती हूँ। जैसे ही बटन को ऑफ किया, इस दूसरी कुंडली में फिर से विक्षेप प्राप्त हुआ और वो विक्षेप कैसा था? क्षणिक था, और ये वापस अपनी पोजीशन पे चला गया, मतलब शून्य में आ गया। मतलब इसको ऑन या ऑफ करने से उस दूसरी कुंडली में जो धारा मापी है उसमें विक्षेप प्राप्त हो रहा है, वो भी क्षणिक विक्षेप, और ये विक्षेप विपरीत दिशा में है।
जब ऑन किया तो उस दिशा में था विक्षेप, जब ऑफ किया तो विक्षेप इस दिशा में था। अब इस प्रयोग में हम इस पाइप के अंदर एक नर्म लोहे की छड़ डाल देते हैं। अब देखो बच्चों, हमने इस पाइप में एक नर्म लोहे की छड़ डाल दी और इस प्रयोग को फिर से रिपीट करेंगे। मतलब इस स्विच को ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे। प्राथमिक कुंडली में धारा का मान प्रवाहित करेंगे, प्राथमिक कुंडली में धारा को प्रवाहित करेंगे और फिर उसको रोक कर देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे बटन को दबाया, अभी भी विक्षेप प्राप्त हुआ, लेकिन ये विक्षेप ज़्यादा था पर क्षणिक ही था। अब इसको ऑफ करते हैं। चलो इसको ऑफ करते हैं। अभी भी विक्षेप प्राप्त हुआ, विपरीत दिशा में हुआ और ये क्षणिक ही विक्षेप था। मतलब इसको ऑन या ऑफ कर रहे हैं हम तो क्षणिक विक्षेप ही हमको धारामापी में प्राप्त हो रहा है। वो विक्षेप बहुत कम था, इसलिए मैंने इस प्रयोग को और अच्छे से समझने के लिए इसमें नर्म लोहे की छड़ डाल दी, ताकि विक्षेप थोड़ा अधिक हो और हमको अच्छी तरह से स्पष्ट दिखाई दे सके। तो ये जो प्रयोग हुआ उसकी हम लोग व्याख्या कैसे करेंगे, इसको हम समझने के लिए ये जाने कि जब हम किसी भी परिपथ में धारा को प्रवाहित करते हैं, मान लीजिए एक सर्किट है जिसमें हमने एक बैटरी लगा दी और धारा को हम प्रवाहित कर रहे हैं। उस बैटरी के द्वारा उस परिपथ में मान लीजिए 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो सकती है। तो जैसे ही हम बैटरी को ऑन करेंगे, मतलब स्विच को ऑन करेंगे, बैटरी को हम जोड़ देंगे परिपथ में, तो धारा का मान एकाएक 5 एम्पीयर नहीं होता। धारा शून्य से लेकर, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो धारा शून्य से लेकर 5 एम्पीयर तक पहुंचती है। और इसमें थोड़ा समय लगता है, अल्प समय लगता है, पर समय तो लगता है। ये क्षणिक समय में ही परिवर्तन होता है 0 से लेकर 5 एम्पीयर तक। वैसे ही यदि मैं स्विच को ऑफ करूं तो धारा 5 से एकाएक शून्य नहीं होती है, बल्कि ये 5 से धीरे 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 करके शून्य होती है। तो जिस प्रकार धारा का मान 0 से 5 एम्पीयर तक बढ़ता है, वैसे स्विच के ऑफ करने पर धारा का मान 5 एम्पीयर से 0 एम्पीयर तक धीरे धीरे घटता है और इसमें कुछ समय लगता है, क्षणिक समय हमको लगता ही है। और हम जानते हैं बच्चों, जब किसी भी कुंडली में से धारा प्रवाहित की जाती है या किसी चालक में से धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक का चुंबकीय प्रभाव होता है, मतलब उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्षेत्र होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं भी बनाई जाएंगी। अब ये पहली कुंडली में यदि धारा प्रवाहित की जा रही थी तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो गया था? चुंबकीय क्षेत्र, जिसकी बल रेखाओं की कल्पना हम कर सकते हैं। ये बल रेखाएं किससे जुड़ रही थी? वो दूसरी कुंडली से। और उस कुंडली के क्षेत्रफल से यदि चुंबकीय बल रेखाएं जुड़ रही हैं तो उन बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो जब धारा का मान स्विच के ऑन करने से 0 से 5 एम्पीयर तक, मान लीजिए 5 एम्पीयर तक बढ़ा, तो फ्लक्स में भी वृद्धि हुई, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं भी बढ़ी वहाँ पर। अगर धारा कम होगी तो बल रेखाएं भी कम होंगी, धारा अधिक होगी तो बल रेखाएं भी अधिक होंगी। तो 0 से जब 5 एम्पीयर तक पहुँचेगी धारा तो फ्लक्स के मान में भी वृद्धि होगी और इस फ्लक्स के मान में वृद्धि के कारण ही उस दूसरी कुंडली में प्रेरित विभव बल उत्पन्न हुआ और कुंडली बंद है, इसलिए उस कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगी, जिसके कारण उस धारा मापी में हमको विक्षेप मिला। पर कैसा मिला? क्षणिक विक्षेप, क्योंकि धारा को 0 से उसके मैक्सिमम वैल्यू तक आने में क्षणिक समय लगा। वैसे ही जब हम उसको ऑफ किए तो धारा का मान अधिकतम से 0 हुआ और इसी कारण फिर धारामापी से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। अब ये फ्लक्स का मान कम होने लगा, क्योंकि धारा का मान कम हो रहा है, 0 तक पहुंच रहा है, तो बल रेखाओं की संख्या में कमी आई, फ्लक्स कम हुआ। इसके कारण प्रेरित विभव बल उत्पन्न हुआ दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बही, पर इस समय क्षणिक विक्षेप की दिशा विपरीत थी, क्योंकि धारा के मान में कमी आई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन कैसा था? वो परिवर्तन कमी थी। अब जब हमने नर्म लोहे की छड़ को इस बेलनाकार पाइप के अंदर डाला तो क्या हुआ? जो नर्म लोहे की छड़ होती है उसका ये गुण है कि इसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, मतलब इसमें कम चुंबकीय बल लगाने पर भी इसकी चुंबकीय शक्ति अधिक हो जाती है। तो ये नर्म लोहे के छड़ के कारण ही इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हुआ और इसी के कारण ही ये इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र था वो शक्तिशाली हो गया, बल रेखाएं और अधिक हो गई
और उसी के कारण जो विक्षेप प्राप्त हुआ वो अधिक विक्षेप प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार इस प्रयोग से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये निष्कर्ष तो वही है जो प्रयोग पहला और दूसरा था, बस इस प्रयोग को हमने पहले और दूसरे प्रयोग के निष्कर्ष को मजबूती देने के लिए और बारीकी से पढ़ने के लिए किया था। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जब जब किसी भी कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विभव बल उत्पन्न होता है, और यदि कुंडली बंद हो तो उसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, और इसी घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं।